Hello students, good morning to all of you and I hope you all are fine, safe at home. Students, आशा करती हूँ आप अपना जो वर्क है, डेली आपको वर्क दिया जाता है वो प्रॉपर रूप में कर रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं. सो क्लास 12 हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर 12 दैट इज कॉलोनियल सिटीज, यानी कि औपनिवेशिक जो शहर थे उसमें आर्किटेक्चर कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसी की हुई थी, कौन कौन से ऐसे शहर थे जो अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए और कौन कौन से ऐसे शहर थे जिनकी इम्पोर्टेंस उस टाइम पीरियड के दौरान कम होती चली गई. तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे चैप्टर से रिलेटेड वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट टाउन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो व्हाइट टाउन थे वो क्या थे. व्हाइट टाउन किनको कहा गया था? द एरियाज ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट एंड लिव्ड इन फोर्टिफाइड एरियाज सो कॉल्ड व्हाइट टाउन. इट मीन्स कि जिन एरियाज में जो ब्रिटिशर्स थे वो रहते थे, यानी कि ब्रिटिश लोग जिन एरियाज में रहते थे और जहां पर वो सेटल हो गए थे उन एरियाज को नाम दिया गया था व्हाइट टाउन. और ये एरियाज कैसे थे? ये एरियाज ऐसे थे जहां पर कह सकते हैं कि इंडियन लोगों को रहने की या फिर जाने की कोई भी परमिशन नहीं होती थी, यानी कि ब्रिटिश लोगों के लिए कह सकते हैं कि जो टाउन्स स्पेशली जो स्टैब्लिश किए गए थे वो कौन से थे? व्हाइट टाउन. अब उसके बाद बात आती है ब्लैक टाउन की, कि ब्लैक टाउन कौन कौन से थे. ब्लैक टाउन इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स हु हैड इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द यूरोपियन मर्चेंट्स लिव आउटसाइड दीज फोर्ट्स. इट मीन्स कि इंडिया के ऐसे मर्चेंट्स, ऐसे आर्टिसंस जो कारीगर होते थे, व्यापारी होते थे, और दूसरे ऐसे वर्कर्स जो क्या करते थे, जो डीलिंग करते थे यूरोपियन लोगों के साथ, और उनमें क्या कह सकते हैं कि आउटसाइड दीज फोर्ट्स कॉल्ड ब्लैक टाउन, जो इन एरियाज से अलग थे. व्हाइट टाउन एरियाज से क्या थे? अदर साइड थे या दूसरी साइड थे जहां पर कौन लोग रहते थे? जहां पर इंडियंस लोग रहते थे. इंडियंस में कौन लोग रहते थे? ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे, या फिर मर्चेंट्स थे, या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरे वर्कर थे काम करने वाले, उन लोगों के इन जो फोर्ट्स बनाए गए थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रहने के लिए, जो व्हाइट टाउन थे, उनसे दूसरी साइड में जहां पर इंडियंस लोग रहते थे वो कौन से एरियाज थे? ब्लैक टाउन. तो मेनली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यही पुट होता है कि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में क्या डिफरेंस है, या ये किन के लिए सेटल किए गए थे. तो व्हाइट टाउन की जब हम बात करें तो यूरोपियंस के लिए सेटल हुए थे, ऐसे शहर जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस लोग रहते थे, और ब्लैक टाउन्स जहां पर इंडियंस लोग रहते थे. और इंडियंस लोग ये कह सकते हैं कि ब्लैक टाउन्स थे जो ब्रिटिशर्स के फोर्ट्स थे, किले थे उनके, उनसे आउटसाइड थे, उनको क्या बोला गया था? उनको ब्लैक टाउन बोला गया था. तो व्हाइट टाउन ब्रिटिशर्स के लिए एंड ब्लैक टाउन फॉर द इंडियंस, मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स. उसके बाद बात आती है मेनली चैप्टर में रीड करते हैं हम हिल स्टेशन के बारे में, कि पर्वतीय शहर जो बसाए गए, हिल स्टेशन जो बसाए गए, जैसे कि हमारा दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ये सारे के सारे हिल स्टेशन उसी टाइम से इम्पोर्टेंस इनकी चलती आ रही है जब से ब्रिटिशर्स लोगों ने इनको डेवलप किया था. अब मेनली रीजन ये है कि जो पर्वतीय शहर डेवलप किए गए, जो हिल स्टेशन डेवलप किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, आज भी इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है. तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो हिल स्टेशन थे जैसे शिमला हो गया, माउंट आबू हो गया, दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, ये सारे के सारे हिल स्टेशन उस टाइम पे जब इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो आज भी प्रेजेंट में इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है हमारे लिए. तो कह सकते हैं कि जब हिल स्टेशन क्यों डेवलप किए गए, अंग्रेजों के द्वारा क्यों बसाए गए थे ये शहर. तो पर्वतीय शहरों के बारे में हम बात करें तो क्यों बसाए गए थे, क्योंकि सबसे मेन रीजन क्या था इनका, कि जो वायसराय होते थे, जो इंडिया में आते थे वायसराय बन के यहाँ के रूलिंग करने के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए, तो उसमें क्या होता था कि मूव टू हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन की तरफ चले जाते थे. किस टाइम पीरियड के दौरान? जब इंडिया के एक पार्ट में गर्मी का टाइम पीरियड आ जाता था. जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया को हम देखते हैं, उत्तरी भारत में कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड गर्मी का था, तो उस दौरान वो वायसराय क्या करते थे कि इन हिल स्टेशनों की तरफ चले जाते थे, यहाँ पर जाकर रहने लग जाते थे. तो एक मेन रीजन तो यही था कि जो वायसराय थे वो मूव कर जाते थे गर्मी के टाइम पीरियड के दौरान हिल स्टेशनों की तरफ. दूसरा कह सकते हैं कि सोल्जर्स जो होते थे ब्रिटिशर्स, ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स,
यानी कि हिल स्टेशन डेवलप किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए किए गए थे, ना कि इंडियंस के लिए। तो बात करें हम सोल्जर्स की, तो वो भी सोल्जर्स कौन होंगे? ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। उनके लिए या कोई बीमार हो जाता था, या कह सकते हैं कि दूसरा कोई रीजन हो जाता था उनका, और उनको रेस्ट की जरूरत होती थी, तो उनको भी वहां पर भेज दिया जाता था ताकि वो वहां पर रेस्ट होकर अच्छे से स्वस्थ होकर वापस आ जाएं। तो ये मेन रीजन है, चाहे उनके वो बीमारी का, इलनेस का कारण हो, या फिर उनकी रिकवरी का कारण हो, या फिर उनके रेस्ट का कारण हो। ये सारे के सारे रीजंस थे कि जिसके कारण जो सोल्जर्स थे, जो वायसराय थे, या फिर दूसरे ब्रिटिशर्स हम बोल सकते हैं, कि जिनको भी रेस्ट की जरूरत होती थी वो सारे मूव कर जाते थे हिल स्टेशनों की तरफ। अब उसके बाद बात की हमने हिल स्टेशनों की। हिल स्टेशन में कह सकते हैं कि जो शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किए गए थे। अब बात करेंगे हम इसमें कॉलोनियल सिटीज के टाइम पीरियड के दौरान आर्किटेक्चर की, कि जो भवन निर्माण की जो कला थी, आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला थी, स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं, उसका जो टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन से चेंजेस आए कॉलोनियल सिटीज में, यानी कि औपनिवेशिक शहरों के अंदर स्थापत्य के क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टाइल्स अपनाई गई भवन निर्माण करने में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। तो सबसे फर्स्ट इसमें 3 मेन आती हैं, न्यू क्लासिकल, नव शास्त्रीय शैली। इसमें देखो एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो बॉम्बे का जो टाउन हॉल है वो बनाया गया था 1833 में, 1833 में बनाया गया बॉम्बे का टाउन हॉल। वो आर्किटेक्चर कौन सा है उसका? न्यू क्लासिकल शैली। न्यू क्लासिकल शैली में क्या होता था, इसमें पिलर्स वगैरह का ज्यादा यूज किया जाता था, और साथ में उसको थोड़ा सा ओपन रखा, स्पेस रखा जाता था। ये सारे के सारे स्थापत्य कला हैं। तो उसके बाद बात आती है न्यो गोथिक शैली की। न्यो गोथिक शैली में भी क्या किया जाता था कि जो आर्च वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे। तो ये सारे के सारे क्लासिकल शैली अलग अलग आ रही हैं। थर्ड थी न्यू हाइब्रिड। न्यू हाइब्रिड इट मीन्स, इसको अगर हम दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं तो इंडो सार्सेनिक स्टाइल। इंडो सार्सेनिक स्टाइल, इंडो सार्सेनिक स्टाइल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसको ये नाम क्यों दिया गया था। ये आर्किटेक्चर स्टाइल थी इनकी, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने की, भवनों को बनाने की जो निर्माण कला थी उसके बारे में बात करेंगे। इंडो हिंदुओं के लिए यूज किया जाता था, इंडो वर्ड। और दूसरा वर्ड इसमें आया है सारासेनिक। सारासेनिक था तो ब्रिटिशर्स यूज करते थे मुस्लिम लोगों के लिए। इट मीन्स कि इंडो सारासेनिक, या कह सकते हैं न्यू हाइब्रिड, जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का कॉम्बिनेशन थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया था इंडो सारासेनिक स्टाइल। तो ये 3 मेनली वहां पर उस टाइम के दौरान प्रचलित थी। मेन कह सकते हैं कि ये तीनों ही आर्किटेक्चर जो स्टाइल थी इंडिया में पॉपुलर हुई कॉलोनियल सिटीज के टाइम पीरियड के दौरान, ब्रिटिशर्स के दौरान, और इन्हीं स्टाइल्स में हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भवन निर्माण प्रक्रिया थी वो कंटिन्यू चलती रही थी। फर्स्ट मैंने आपको बताया इसमें न्यू क्लासिकल, नवशास्त्रीय, सेकेंड न्यू गॉथिक, एंड थर्ड इज न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स, या फिर सेकंड नाम हम इसको बोल सकते हैं इंडो सारासेनिक स्टाइल। उसके बाद बात आती है, एक वर्ड आता है इसमें दुभाष, या तो हम इसको दुभाष बोल सकते हैं या फिर इसको दुभाषी भी बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये लोग कौन थे? दुभाष वर्ड यूज किया जाता है जो वो किन के लिए किया जाता है? तो दुभाष वर्ड दोज इंडियंस, ऐसे इंडियंस थे हु न्यू द लोकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अपने लोकल लैंग्वेज को भी जानते थे, हिंदी को भी जानते थे, और साथ में इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको भी जानते थे। अब ये काम क्या करते थे? जो दुभाष का काम था वो क्या काम करते थे? दे ऑल्सो वर्क एज एजेंट्स, एक एजेंट के रूप में काम करते थे ये किनके बीच में? ट्रेडर्स, एंड प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर्स बिटवीन इंडियन सोसाइटी एंड ब्रिटिश, यानी कि ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे वर्कर्स जो दोनों लैंग्वेज जानते थे, किसी भी एरियाज की लोकल लैंग्वेज, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज तो हम कह ही सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान थी। तो ये बिटवीन में मीडिएटर्स थे इंडियन सोसाइटी के बीच में, भारतीय ट्रेडर्स जो थे, जो भी काम करते थे भारतीय समाज के बीच में, साथ में ब्रिटिशर्स के बीच में। किस चीज के लिए? ट्रांसलेशन के लिए, लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए। तो दुभाषी कौन थे? दुभाषी वर द दोज इंडियंस जो दोनों लैंग्वेज जानते थे, कोई भी लोकल लैंग्वेज किसी भी एरियाज की, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज।
और मीडिएटर्स करते थे, एजेंट बन जाते थे ट्रेडर्स के बीच में, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे ब्रिटिश के बीच में और इंडियन सोसाइटी के बीच। अब आगे देखते हैं इसमें, जब कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में काम करने की शुरुआत की, या कह सकते हैं कि खुद के बेनिफिशियल के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज थी उनको भी डेवलप करना शुरू कर दिया था। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। 1853 में सबसे पहले रेलवे इंट्रोड्यूस की गई, विच कम्प्लीटली चेंज द आउटलुक ऑफ द सिटीज, जिसने कह सकते हैं कि जो सिटीज का टाइम पीरियड उसको, उसका जो लुक था बिल्कुल चेंज कर दिया गया। 1853 में सबसे पहले जो रेलवे लाइन चलाई गई थी वो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता पूरा का पूरा रेलवे का जो कह सकते हैं कि ग्रिड बन गया इंडिया में, एक पूरा जाल बिछ चुका था। और रेलवे का इंट्रोड्यूस होना इंडिया में, इट मीन्स कि पूरे कंट्री की कनेक्टिविटी हो गई एक दूसरे एरियाज के साथ, तो पूरे इंडिया के लोग ट्रैवल करने लगे हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी गई, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडियंस को इन चीजों का लाभ भी मिला, लोग एक दूसरे के आइडियाज लेने लगे, एक दूसरे को समझने लगे थे। उसके बाद कह सकते हैं द रेस्ट ऑफ इंडिया सेकेंड था न्यू फैसिलिटीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ शिप इंडस्ट्री, यानी कि शिप इंडस्ट्री को भी बारे में जब हम बात करेंगे तो ये दो मेन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं जो कि प्रोवाइड करवाई गई थी। इसको तो हम कह सकते हैं शिप इंडस्ट्री थी, वो हमारे काफी एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में चली आ रही थी। उसके बाद सबसे मेन था रेलवे का इंट्रोड्यूस होना इंडिया में 1853 में मुंबई से थाने के बीच, फर्स्ट रेलवे लाइन की बात की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में पूरी की पूरी कह सकते हैं कि पूरा ऐसा ग्रिड बन गया, लोग एक दूसरे के पास कह सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने लग गए और साथ में एक दूसरे से नए नए आइडियाज लेने लगे। अंग्रेजों के अगेंस्ट कह सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे बड़े बड़े जो कि देश को आजादी की तरफ लेके जा रहे थे, उन्होंने उनके लिए भी कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के रूप में इसका काम किया जाने लगा। अब उसके बाद बात आता है माइग्रेशन की, बिग सिटीज की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं किसके बारे में, मेनली हमने रीड किया था कि जो पुराने शहर थे उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, जैसे सूरत था, मसूलीपट्टनम था, इस प्रकार से उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती गई। किसके कारण कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नए नए सिटीज को डेवलप करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हम 3 प्रेसिडेंसी शहरों की हमने बात की थी इसमें, एक तो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास के बारे में। तो अब यही चीज है कि जो बड़े बड़े शहर डेवलप हुए तो उनकी तरफ माइग्रेशन भी होने लगा, उनकी तरफ लोग पलायन करने लगे, जो वर्कर्स वगैरह थे या फिर कह सकते हैं कि कोई भी लोग थे। तो बिग सिटीज की तरफ क्या था कि न्यू इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश हो रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर स्टैब्लिश की जा रही थी, एवरी टाइप फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल होने लगी थी। सबसे मेन क्या था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब वहां पर स्टैब्लिश होने लगी और हर फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही थी। दूसरा दे हैड अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन, उनके पास कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल था, ये एक उदाहरण था किस चीज के लिए कि उनको अवसर मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी नई जॉब्स की, और साथ में कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन मिल रहा था, उनका व्यवसाय था जो वहां पर वो लोग उसको तलाश करने के लिए जा रहे थे। तो ये मेन रीजन था कॉलोनियल सिटीज के दौरान माइग्रेशन का, कि ये माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा था, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़ी सिटीज जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान डेवलप हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर में कॉलोनियल सिटीज के दौरान व्हाइट टाउन के बारे में, ब्लैक टाउन के बारे में। व्हाइट टाउन इट मीन्स ब्रिटिशर्स लोगों के रहने के लिए जो स्थान बनाए गए थे, साथ ही ब्लैक टाउन इंडियंस के लिए थे जो क्या करते थे, जो कि आउटसाइड एरियाज में थे व्हाइट टाउन से। उसके बाद हिल स्टेशन डेवलप किए गए ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा, किस रीजन से, क्या कारण थे कि एक तो वो रेस्ट के लिए वहां पर जाना चाहते थे, और दूसरा कह सकते हैं कि जब काम से रेस्ट के लिए या फिर अपने हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए वो भी इन हिल स्टेशन पर जाते थे। उसके बाद बात की थी हमने इसमें कॉलोनियल सिटीज के दौरान आर्किटेक्चर्स की, स्थापत्य कला की 3 मेन स्टाइल्स उस टाइम पीरियड के दौरान फेमस थी। सबसे फर्स्ट हमने बात की न्यू क्लासिक, न्यू गोथिक और न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल या फिर इंडो सार्सेनिक स्टाइल। उसके बाद दुभाषी के रूप में काम करने वाले लोग कौन थे,
दुभाषी के रूप में काम करने वाले ऐसे लोग थे, ऐसे एजेंट्स थे जिनको लोकल लैंग्वेज भी आती थी, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी आती थी, और ये मीडिएटर्स का काम करते थे बिटवीन द इंडियन सोसाइटी एंड ब्रिटिशर्स। इस प्रकार हमने कॉलोनियल सिटीज के दौरान हम रीड कर सके हैं इसमें कि क्या कारण था कि माइग्रेशन हो रहा था बिग सिटीज की तरफ। मेन ऑक्यूपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स एंड न्यू इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन द बिग सिटीज। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो कॉलोनियल सिटीज के दौरान धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।